नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह मुद्दा भारतीय राजनीति के लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हर रैली में दावा कर रहे हैं कि भाजपा को तीसरी बार जनता प्रचंड बहुमत देने जा रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी का दावा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, यानी कि जो पहली बार और दूसरी बार जो 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें जनता ने भाजपा को और भाजपा गठबंधन एनडीए को दी थी, तीसरी बार भाजपा गठबंधन को उससे भी अधिक सीटें आएंगी। भाजपा के नेता, समर्थक और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा को 370 से अधिक सीटें आएंगी। तो कहीं किसी रैली में वो नारे लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी का यह जो आत्मविश्वास है, जो तैयारी है और जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो डेटा सामने आए थे, उसके हिसाब से जो भारतीय राजनीति में चुनावी प्रक्रिया की हालत है, उसे देखकर भले ही एक बारगी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और भाजपा बड़ी आसानी से 370 क्या 400 सीटों को लगभग पार कर जाएगी। बल्कि इतना ही नहीं, हाल ही में बिहार में जो मोदी जी दौरा पे गए थे, वहाँ नीतीश कुमार भी हंसते हुए यह कह रहे थे कि बड़ी आसानी से भाजपा गठबंधन को 400 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अगर बारीकी से जो घटनाएं पूरे देश में देखने को मिल रही हैं, जो चुनावी फेरबदल हो रही है, जो प्रत्याशी पार्टी बदल रहे हैं और कैसे कैसे प्रत्याशी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं या भाजपा से छोड़कर जा रहे हैं, या यूँ कहें कि किन किन प्रत्याशियों की सूची मानो पहले ही भाजपा ने तय कर रखी हो कि इन लोगों को भाजपा में किसी भी शर्त पर शामिल किया जाएगा और तब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा मैदान में उतरेगी। आज की खबर वैसे है कि 14 से 15 मार्च तक शायद लोक आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी कि चुनाव की असली तैयारी कब होगी, या कहें कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। बहरहाल आचार संहिता से इतर हटकर अगर हम देखेंगे तो भाजपा में बहुत सारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं जितना भाजपा के नेता, शीर्ष नेता दावा कर रहे हैं। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए कि भाजपा ने अपना 195 लोकसभा प्रत्याशियों की एक सूची जारी की। इस सूची में प्रमुख नेताओं का टिकट खुद भाजपा ने ही काट लिया। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और 7 की 7 सीटें भाजपा के खाते में थीं। बल्कि यूँ कहें कि दिल्ली एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र माना जाता है जिसमें केवल 7 सीटें हैं और जिसकी भी सरकार केंद्र में होती है, लगभग उन्हीं के पार्टी के नेता दिल्ली में भी जीतते हैं। जाहिर सी बात है कि दिल्ली से पूरे भारत की सरकार, केंद्र सरकार चलती है और यहाँ से पूरे देश की नीति बनाई जाती है, नीति निर्माण होता है। ऐसे में यह कयास लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दिल्ली के लोकसभा चुनावों में जो केंद्र सरकार में जो भी केंद्र में जो सरकार रहेगी उसका दबदबाव या उसका प्रभाव नहीं होता होगा। जब यूपीए 1-2 की सरकार थी तो यहाँ पे 7 के 7 लोग, 7 सांसद लगभग बहुत सालों तक खुद कांग्रेस के रहे हैं। अब यही हालत भाजपा के साथ हो चुकी है। भाजपा के पास 7 सीटें थीं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिस भाजपा के नेता और समर्थक, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर मंचों पर चुनावी रैलियों में घूम घूम कर दावा कर रहे हैं कि भाजपा 370 का आंकड़ा बड़ी आसानी से पार कर जाएगी, बल्कि 400 सीट या उससे भी अधिक सीटें, उससे भी अधिक सीटें भाजपा को मिलेंगी। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण जो जीते हुए सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, चर्चित चेहरे हैं, उनका टिकट काटा जा रहा है? अगर आप सिर्फ दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में देखेंगे कि कैसे कैसे प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा के वो दावे 400 सीट यानी 400 से लेकर या 370 से लेकर 400 सीट जो लोकसभा जीतने के जो दावे हैं वो खोखले हैं। आप देखिए कि भाजपा की बड़ी पुरानी नेत्री मीनाक्षी लेखी
भाजपा के बड़े पुराने नेता प्रवेश वर्मा, गौतम गंभीर जो न केवल नेता हैं बल्कि बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं, और गौतम गंभीर बीच बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने का दावा भी करते रहे थे। इतना ही नहीं, गौतम गंभीर के बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि गौतम गंभीर अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक जन भंडारा भी कराते थे, जिसमें सबसे सस्ते दरों पर वे भोजन का प्रबंध करते थे। उस गौतम गंभीर का टिकट काट दिया गया। इतना ही नहीं, जो लोकसभा में रमेश बिधूड़ी नाम के जो सांसद थे, जिन्होंने कुंवर दानिश अली जो बसपा के सांसद थे, उनको पूरे संसद में, भरे संसद में, पूरे देश के सामने जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया था, उस वक्त तो भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को कुछ नहीं किया, लेकिन लगता है कि उन्हें यह बात समझ में आ गई कि रमेश बिधूड़ी जैसे नेता से अंततः लोकतंत्र अपमानित ही होता है, संसद की गरिमा को आघात ही पहुंचता है। बल्कि यूं कहें कि मध्य प्रदेश में भी जो सबसे भाजपा की फायर ब्रांड लीडर मानी जाती हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनको तमाम आलोचनाओं के बावजूद 2019 में टिकट दिया गया और प्रचंड बहुमत से प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जीत भी दर्ज की थी, उस प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी टिकट काटने की खबरें चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि 195 अभी तक सिर्फ भाजपा के 195 लोकसभा सांसदों की सूची बनी है, जिसमें से इतने महत्वपूर्ण नेताओं का टिकट कट चुका है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो भाजपा के नेताओं के जो दावे हैं कि भाजपा बड़ी आसानी से अपने काम के दम पर 370 से विकास के काम के दम पर 400 सीटें भी ला सकती हैं, दरअसल भाजपा का यह एक जुमला है, बिल्कुल उसी जुमले की तरह जैसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच पर घूम घूम कर युवाओं को बरगलाने का काम किया और उन्होंने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, और अमित शाह जी ने अपनी रैलियों में 15 लाख खाते में देने के वादे किए थे। बाद में जब पत्रकारों ने इस जुमले पर अमित शाह जी से सवाल किया तो उन्होंने हंसते हुए कह दिया था कि यह चुनावी जुमला था। जाहिर सी बात है, चुनावों में हर पार्टियां जुमले फेंकती हैं, झूठे वादे करती हैं, या यूँ कहें कि वादे करती हैं। 5 साल जब उन सरकारों के बीत जाते हैं तब पता चलता है कि चुनावों के दरमियान किए गए वादे दरअसल वे झूठे वादे थे। वह एक प्रकार से जनता को भरमाने के लिए किया गया एक बड़ा प्रयास था। लेकिन जब भाजपा की सरकार में किए गए वादों को आप देखते हैं तो भाजपा सरकार जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ने जाती है, या भाजपा के लोग जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ने जाते हैं, तो वहाँ इतनी लंबी फेहरिस्त होती है जनता से किए गए वादों को कि उसका 5% भी जनता का काम भाजपा करने में असफल होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 में प्रमुख नेताओं को, जिनको प्रचंड बहुमत भी मिला था, उनकी भी टिकट काटने पर भाजपा आज मजबूर है। इतना ही नहीं, जिस नीतीश कुमार पर भाजपा बिहार में हमलावर थी, भाजपा बिल्कुल छटपटा रही थी कि किसी भी प्रकार से 2000 लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने के पहले नीतीश कुमार पलटी मारें और भाजपा में पुनः शामिल हो जाएं, भले और वे चाहें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि बिहार उस राज्य का नाम है जहां पे बहुत ही मजबूत विपक्ष है। हालांकि 2019 में विपक्ष जो प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद है, उसके खाते में कुल मिला के 40 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट राजद के खाते में नहीं है। लेकिन ऐसा फिर भी कौन सा डर है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने जी तोड़ प्रयास किया कि नीतीश कुमार राजद के साथ गठबंधन तोड़ें और भाजपा के साथ शामिल हो जाएं। बल्कि यही भाजपा के नेता और भाजपा के सहयोगी दल बार बार नीतीश कुमार पर कभी मेंटल होने का आरोप लगा रहे थे, बल्कि कुछ नेता तो यहाँ तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत खराब है। लेकिन उसी नीतीश कुमार ने जब पलटी मारने का, यानी कि सरकार बदलने का निर्णय किया, तो वही भाजपा सरकार बाहें फैलाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत किया और उनके कम सीटों के बावजूद उनको मुख्यमंत्री का पद बड़ी आसानी से सौंप दिया, बल्कि कहें कि भाजपा को सौंपना पड़ा। इतना ही नहीं, विरोधियों को भाजपा में शामिल कराने का जो छटपटाहट पर अगर गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि आसनसोल, जो पश्चिम बंगाल में आसनसोल जिसको कहा जाता है कि वहाँ पर बिहारियों की संख्या और यूपी वालों की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि वहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी संख्या अधिक है, उनके वोट अधिक हैं। उस आसनसोल पर पवन सिंह का नाम भाजपा ने
दे दिया कि वो लोकसभा का चुनाव भाजपा के प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी पवन सिंह होंगे, जो भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं। लेकिन जब खुद पवन सिंह ने मना कर दिया, या यूं कहें कि उनके नाम पर जब विवाद हो गया, विवाद बढ़ता चला गया, तो उसी पवन सिंह ने खुद अपना नाम वापस ले लिया है। अब सवाल यह है कि जिस भाजपा को पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम राज्यों में लोकसभा का प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, उस भाजपा के नेता, उस भाजपा के समर्थक कैसे सीना ठोक कर यह दावा कर रहे हैं कि भाजपा बड़ी आसानी से 370 के आंकड़े पार कर जाएगी और 400 से अधिक सीटें भी जीत सकती हैं। चुनाव में हर दल अपनी जीत के दावे करते हैं ताकि जनता को यह भरोसा दिला सके कि जो जनता के मन में शक है, जिस जनता के मन में थोड़ा सा संदेह है कि पता नहीं है पार्टी जीतेगी कि नहीं, इन संदेह में पड़े वोटरों को लुभाने के लिए ये सब झूठ बोला जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के हवाले से, नरेंद्र मोदी जी के हवाले से, भाजपा के हवाले से अगर चुनावी जीत के आंकड़ों को देखेंगे तो उसके कुछ अलग अलग प्रकार की सच्चाई नज़र आती है। वैसे भाजपा की जीत में 2019 में जो जीत हुई थी, बहन मायावती जी ने साफ साफ कह दिया था कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, बल्कि यह ईवीएम की जीत है। ईवीएम पर भी बहुत सारे लोग, जिस ईवीएम पे सबसे पहले बहन जी मायावती ने सवाल किया था, उस ईवीएम पर अब बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। चंद महीनों पहले ही खुद कांग्रेस के इतने बड़े सलाहकार सैम पित्रोदा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से होगा तभी संभव है कि भाजपा को 400 सीटें भी आ सकती हैं, 370 सीटें भी आ सकती हैं। यानी कि जहां एक तरफ से भाजपा अपने विकास के दावों को लेकर कह रही है कि भाजपा ने इतना जनता के मुद्दों पर काम किया है कि बड़ी आसानी से वे जीत जाएंगे, रामलला मंदिर के मुद्दे पर जीत जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर वोट को लुभाने के लिए, जनता को आकर्षित करने के लिए भारत रत्न दिए, जिस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग विरोधी दल के पार्टियों को, विधायकों को, सांसदों को अपनी पार्टी में यानी भाजपा पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, इन सारे प्रयासों को देखकर तो यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाजपा में ज़रा भी आत्मविश्वास बचा हुआ है। जिस जज के बारे में, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के बारे में यह कहा जा रहा था, आप नाम सभी जानते हैं कि वे बड़े ईमानदार हैं और तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ वो जज ने काफ़ी जनता के फैसले, जनता के हित में फैसले दिए हैं। अंततः यह सच भी खुलकर सामने आ गया है कि वो जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जो अब इस्तीफा दे चुके हैं और अभी अभी तुरंत खबर आई है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है और वे भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भी हो सकते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भाजपा अथक प्रयास कर रही है अपने विपक्षियों को कमज़ोर करने की, और ये हमले चौतरफा हो रहा है। झारखंड का अगर आप उदाहरण लेंगे कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन के ऊपर उन मामलों में फंसाया गया है जिस पर जो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, उनका कहना है कि अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। कपिल सिब्बल ने तो बहुत जगह टीवी पर भी और बहुत जगह मीडिया में उन्होंने बयान दिया है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के, शक के बिना पर पहले ही जेल भेजा जा रहा है, या नेताओं को जांच के पहले ही, जांच पूरी करने के पहले ही बिना किसी आरोप सिद्ध हुए जेल में भेजा जा रहा है, यह चिंता का विषय है। कानूनी मामलों में कपिल सिब्बल का यह जो दावा है, इस पर कानूनविद समझते हैं कि किस प्रकार से अगर सरकार चाह ले तो कैसे अपने विपक्षियों को परेशान कर सकती है। भले ही बहुत सारे तबकों में यह बात है कि किसी भी सरकार को जांच से नहीं घबराना चाहिए अगर वह नेता ईमानदार हो। खुद अरविंद केजरीवाल ने बहुत शुरुआत में, अपनी राजनीति की शुरुआत में मंचों से घूम घूम कर कहा था कि जो कांग्रेस के नेता ईमानदार हैं तो वे सीबीआई जांच से क्यों डरते हैं, ईडी जांच से क्यों डरते हैं। उसी अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने 7 बार नोटिस भेजा है, अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकारी तंत्रों को, सरकारी एजेंसियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि नेताओं को लोकसभा चुनाव के पहले डराया धमकाया जा रहा है। बहुत सारे लोग खुली जुबान में यह बात कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव तक यह भाजपा की छटपटाहट है, कम नहीं होगी जब तक भाजपा को यह कॉन्फिडेंस, यह आत्मविश्वास नहीं हो जाएगा कि अब बड़ी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे, तब तक विपक्षियों को राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि कानूनी पचड़े में भाजपा फंसाएगी।
ईडी पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि ईडी भाजपा के दूसरी टीम के रूप में काम कर रही है। बल्कि आप 2019 लोकसभा चुनाव को भी याद करेंगे या बंगाल के विधानसभा चुनाव को याद करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि कैसे जितने भी तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, जिन पर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद मंचों से कहा था कि खरबों रुपए के घोटाले के आरोप हैं और भ्रष्ट नेता है, कैसे उस सारे नेता जब भाजपा ज्वाइन उन्होंने कर लिया, जब वे भाजपा में शामिल हो गए तो उनके ऊपर से सारे आरोप हटा लिए गए, बल्कि कहें कि उनकी जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही हालत कमोबेश महाराष्ट्र में हुई जब 20,000 करोड़ से लेकर मनमाने आंकड़े के भ्रष्टाचार का आरोप एनसीपी पर लगा, नेशनल कांग्रेस पार्टी पे लगा, और जब एनसीपी के नेता अजीत पवार जैसे ही भाजपा के साथ शामिल हुए, उनके खिलाफ लगे सारे आरोपों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो मंचों पर नाटक करने से नहीं कतराते थे कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वही देवेंद्र फडणवीस आज बहुत शान से अजीत पवार के साथ मंच साझा करते हैं और वहाँ पर नीति घोषणाओं पर घोषणाएं करते रहते हैं। बल्कि देवेंद्र फडणवीस जो इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री के पद के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, महाराष्ट्र में उसी भाजपा की हालत इतनी खराब है कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे जो शिवसेना जैसी पार्टी का टूटा हुआ एक दल सामने निकल के आया, उसके अधीन काम करना स्वीकार कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से भाजपा की हालत है, चुनावी हालत है, जनता के मुद्दों पर भाजपा बुरी तरीके से असफल रही है। जितने भी विकास के पैमाने रहे हैं, चाहे वह बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वह महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे वह सरकारी एजेंसियों में ईमानदारी का मामला हो, चाहे वह रेलवे का मामला हो, चाहे वह अन्य राज्यों में पेपर लीक का मामला हो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें राज्य में रही है वहाँ भी बहुत हमले युवकों पर हुए हैं, बेरोजगारों पर हुए हैं। पंजाब में, हरियाणा में आप देख रहे हैं कि अभी भी किसानों पर जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि किसानों के साथ कुछ भी सरकार कर देगी, लेकिन उन्हें जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर अपना मेमोरेंडम, अपना मांग रखने तक को आने नहीं देना चाहती है। आप खुद सोच सकते हैं कि उस भाजपा के मन में कितना भय है कि जो अपने ही देश के नागरिकों को अपनी मांग को रखने के लिए जो दिल्ली आना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए भारत सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, हरियाणा जहां पर खुद भाजपा की सरकार है, हरियाणा राज्य में जहां भाजपा की सरकार है, वहां के एक बड़े पुलिस अधिकारी तो यहां तक बयान देते हुए दिख रहे थे चैनलों पर, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कि जो पंजाबी या जो व्यक्ति किसान आंदोलन में शामिल है, उनके पासपोर्ट वीज़ा को रद्द किया जाएगा। हालांकि हरियाणा राज्य के भाजपा गठबंधन में जो शामिल हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने उस पुलिस अधिकारी की मजम्मत की आलोचना किया और उन्होंने साफ साफ इशारा किया कि वह पुलिस अधिकारी गलत बोल रहे थे। उन्होंने मंच पे कहा कि कोई भी किसानों का पासपोर्ट वीज़ा रद्द नहीं करा सकता है, ये उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता ही नहीं है और वे ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से तमाम आलोचनाओं के बावजूद अजय मिश्रा टेनी जैसे जिनके बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप है, उस नेता को भी भाजपा की मजबूरी है कि उन्हें चुनावी टिकट देना पड़ रहा है। बल्कि हाल में ही हुए राज्यसभा के प्रत्याशियों के लिए जो चुनाव हुए, उसमें भाजपा ने दूसरी पार्टियों के विधायकों से राजनीति की और जैसा कि समाजवादी पार्टी और बसपा का आरोप उत्तर प्रदेश में रहा, बल्कि हिमाचल में भी आपने देखा कि कांग्रेस के 6 विधायकों को खुद कांग्रेस के स्पीकर ने, विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया। कैसे विपक्षी दलों के विधायकों से समर्थन लेकर भाजपा के अपने राज्यसभा सांसद भेजने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा का यह दावा कितना सही है कि भाजपा 370 सीटें जीतेगी या 400 सीटें जीतेंगी? वहीं दूसरी तरफ महमूद प्रचा से लेकर भानु प्रताप जैसे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील बार बार यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भारत निर्वाचन आयोग के सामने बार बार अपना दलील दे रहे हैं, दलील पेश कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं कि ईवीएम का वे जनता के सामने एक ट्रायल करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं। क्योंकि लोगों का शक है, बहुत सारे हलकों में यह बात चल रही है कि भारत निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को
समर्थन करती है और यह समर्थन का सबसे बड़ा जरिया खुद ईवीएम है। लोकसभा 2024 के चुनाव का नतीजा क्या होगा यह तो फिलहाल कोई भी ठीक नहीं कह सकता है, लेकिन जैसा कि पूरे देश में अभी स्थिति बनती दिख रही है उसके अनुसार यह लगभग स्पष्ट है कि भाजपा जीत का दावा जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर मंचों से कर रही है, स्थिति ठीक बिल्कुल विपरीत है। बल्कि बिहार के राजद के सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2024 में भाजपा की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनने जा रही है। लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि जब भी उन्होंने भारतीय राजनीति के बारे में कुछ बड़े दावे किए हैं तो उसका परिणाम भी उसी के आसपास रहा है। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से इंडिया अलायंस गठबंधन भाजपा के खिलाफ, एनडीए गठबंधन के खिलाफ, राजग गठबंधन के खिलाफ एकजुट हुई है, लामबंद हुई है, उससे भाजपा के जीत के दावे और भाजपा के लिए 2024 लोकसभा का चुनाव उतना आसान नहीं दिख रहा है जितना भाजपा के शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम कर मंचों से दावा कर रहे हैं। भाजपा के तमाम समर्थकों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वह डरी हुई हंसी तो आपने देखी ही होगी, जहां पर नीतीश कुमार मज़े लेकर कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले गए थे, पिछली बार आप नहीं आ पाए थे तो हम उधर थे, यानी कि वे राजद में थे, लेकिन अब हम इधर आ गए हैं, हम इधर ही रहेंगे। लेकिन किसी भी भाजपा नेता को साहस नहीं है आज के समय में कि नीतीश कुमार को कोई पलटीबाज बोल दे। भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व अंततः डरा ही हुआ है। जब तक लोकसभा 2024 का चुनाव की पूरी तैयारी नहीं हो जाएगी और जब तक यह अनुमान नहीं लग जाएगा, पूरे सभी दल अपने अपने सभी लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर देंगे, तब तक तो बिल्कुल भी भाजपा का यह बयान कि भाजपा 370 से लेकर 400 सीटें तक भी जीत सकती है, बिल्कुल ही अविश्वसनीय है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डरे हुए मन को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तीसरे लोकसभा चुनाव में डरे हुए हैं और वह खुद बार बार मंचों से जाते हैं और यह कहकर खुद को समझाते हैं कि वे इस बार भी जीतेंगे, भाजपा इस बार भी जीतेगी। क्योंकि किसी भी बड़े मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब कोई भी विकास के मामले में कोई भी घोषणाएं नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो परिवारवाद के नाम पर अन्य विपक्षी दलों पर हमले कर रहे हैं या तमाम विपक्षी दलों के नेताओं और खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। भूलकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किसी भी प्रकार के वादे नहीं कर रहे हैं, या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही कोई नया वादा करते हैं तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में किए गए उनके हजारों वादे जनता को याद आते हैं और उन वादों का एक भी जवाब भाजपा नेतृत्व के पास नहीं है। इसी के साथ मैं अपना यह चर्चा समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा विश्लेषण अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल दैनिक अम्बेडकर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।